एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं सभी का इस चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बेटा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यस, यू ऑल कैन सी इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ, इन द टाइटल इटसेल्फ, इन द थंबनेल इटसेल्फ कि आज हम लोग करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो आप लोगों को बहुत पहले मैंने सिखाया था एंड बहुत सारे बच्चों को रिवीजन चाहिए था ये पर्टिकुलर चैप्टर का। तो here it is, this particular session we are going to solve question paper of this particular chapter। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके जैसा क्वेश्चन पेपर रहता है उस तरीके का पैटर्न लेकर आई हूँ। उस तरीके से हम लोग ये पर्टिकुलर चैप्टर को करेंगे एंड देन देयर इज वन ट्विस्ट ऑल्सो। तो वो ट्विस्ट के लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 1 घंटे के बाद में हम लोग वो ट्विस्ट को रिवील करेंगे कि व्हाट इज द ट्विस्ट। यू आर गोइंग टू लव इट। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर के साथ। आर यू गाइज रेडी? क्या सारे बच्चों ने लाइक कर दिया सेशन को? फटाफट से लाइक कर देना है, ठीक है। तो ये तो हमारा अनसेड रूल है, सारे बच्चे लाइक कर देंगे, फायर इमोजीज लगा देंगे चैट बॉक्स में एंड देन वी स्टार्ट विद द सेशन। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ याद तो है ना आप लोगों को कि भूल गए? याद है कि भूल गए? सारे बच्चे भूल गए? बहुत पहले हम लोगों ने सीखा था। अभी तक लाइक्स तो नहीं हुए हैं, चलो लाइक कर देना है। जितने भी बच्चे प्रेजेंट है सारे बच्चे लाइक कर देंगे सेशन को। यस, चलो तो फायर इमोजीज आ चुके हैं। अब हम लोग शुरू कर सकते हैं ये सेशन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर। ये सारे के सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन रीड करना है, देन यू हैव टू आंसर। सो सेक्शन ए बिगिंस विद दीज एमसीक्यूज। व्हिच ऑफ दीज सेंटेंसेस आर नॉट अ फंक्शन ऑफ द राइबोसोम? व्हिच ऑफ दीज सेंटेंसेस आर नॉट अ फंक्शन? यहाँ पर नॉट बोला है, तो ये सारे 4 स्टेटमेंट्स आप लोग रीड करिए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्यों रिवाइज नहीं करके आए हो? ऐसे ही आ गए हो? भूल गए हो तो रिवाइज करना चाहिए ना। एवरीवन लाइक द सेशन। अभी तक यार 20 लाइक्स भी नहीं हुए। क्या बात करते हो तुम लोग, क्या ही बात करते हो। फटाफट से चलो। हाँ, तो इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग, एक एक स्टेटमेंट देखिए। इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन। अब राइबोसोम्स का तो प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है, और क्या फंक्शन रहता है राइबोसोम्स का? तो प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है। इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये भी क्या है? प्रोटीन इन नेचर ही होते हैं। तो अगर ये प्रोटीन बना रहा है तो एंजाइम एंड हार्मोन तो एक के ऊपर एक फ्री ही आ गया, राइट? तो प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम, ये सारी चीजें राइबोसोम बनाते हैं, राइट? तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अब ये वाला जो स्टार्च मॉलिक्यूल वाला स्टेटमेंट है, दिस इज रॉन्ग, राइट? दिस इज रॉन्ग, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। अब आप लोगों को देखना है कि क्या गलत होगा। अब इट इज हेल्पिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स, वैसे ये तीनों सही रहेगा। बट इसमें हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स रहते हैं लिपिड बेस्ड, कुछ हार्मोन्स रहते हैं प्रोटीन बेस्ड, सारे हार्मोन्स प्रोटीन बेस्ड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आंसर, अच्छा आंसर दिया ही नहीं है, ओके। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा बताइए? यहाँ पर आंसर बताइए क्या रहेगा? सी बोल रहे हैं, देखते हैं। अब देखो इसमें स्टेटमेंट्स आपको जो गलत दिया है, आप लोग ये ऑप्शंस को छोड़ो,
ये ऑप्शंस को छोड़ो, आप सिर्फ ये 1, 2, 3 एंड 4 को बोलो। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में से आपको क्या लग रहा है? तो प्रोटीन वाला सही है, एंजाइम वाला भी सही है, हार्मोन वाला भी सही है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टार्च मॉलिक्यूल का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है बाय राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन? बच्चों ये हमारे एनसीईआरटी में डिटॉक्सिफिकेशन का जिक्र किया है, प्रॉपर पैराग्राफ में भी गिवन है। तो सारे बच्चे बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय डिटॉक्सिफिकेशन? क्या रहेगा? यस, इट इज SCR, राइट, इट इज SCR। तो जो बच्चों को नहीं पता है एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ER जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरीके के हैं, ER दो तरीके के हैं, एक RER एंड दूसरा SER, RER एंड SCR। अब जो SCR है ये लिपिड सिंथेसिस भी करता है एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स भी करता है। तो इसमें दोनों फंक्शंस लिख दीजिए, लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट RER, तो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस रहेगा, RER प्रोटीन सिंथेसिस। A cell will swell up if what? अब बच्चों दो कंडीशंस होती है, एक तो स्वेल श्रिंक हो जाता है, एक तो सेल स्वेल अप हो जाता है। स्वेल अप कब होगा और श्रिंक कब होगा, किसी को पता है? देयर आर टू कंडीशंस। क्या सभी ने लाइक कर दिया सेशन को? हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, राइट, दो कंडीशंस होती है, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। अब जब हम लोग किशमिश को पानी में रखते हैं तो क्या होता है? अगर हम लोग किशमिश को पानी में रखते हैं तो नेक्स्ट डे उठकर देखेंगे तो किशमिश का जो सेल्स है वो स्वेल अप हो जाता है, राइट। एंड जब हम लोग हाइपरटोनिक में डालते हैं तो सेल कैन श्रिंक। तो इसमें क्या आएगा? सेल विल स्वेल अप इफ, स्वेल अप कब होगा? इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल is higher than the concentration of the water molecules in the surroundings। अगर ज्यादा वहां पर है तो ये तो श्रिंक होगा, ठीक है, ये तो गलत हो गया। if the concentration of water molecules in the surrounding medium is higher than the water molecules in the cell तो होगा swell up। आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। क्या आप सभी का ऑप्शन बी आ रहा है आंसर? क्या आप सभी का ऑप्शन बी आंसर आ रहा है? बट बेटा लोग यहाँ पर देखिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम इज हाई बोला है। तो यू आर आस्क्ड कि अगर मैं ये सराउंडिंग मीडियम ले रही हूं तो इसमें तो जो सराउंडिंग मीडियम है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज किशमिश, तो किशमिश के अंदर अगर पानी जा रहा है, अगर किशमिश के अंदर पानी जा रहा है तो रेजिन विल स्वेल अप। वाई रेजिन विल स्वेल अप? क्योंकि बाहर पानी ज्यादा है एंड किशमिश के अंदर पानी कम है, एंड इसलिए रेजिन विल स्वेल अप। तो सेल कब स्वेल अप होते हैं? जब वाटर कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा हो एंड सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम हो। दिस इज हाउ द सेल विल स्वेल अप।
अब मुझे बताइए कि ये वाला जो सोल्यूशन है, सराउंडिंग सोल्यूशन, वो हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है? सराउंडिंग सोल्यूशन, ये सेल है तो सराउंडिंग सोल्यूशन जो है इट इज हाइपरटोनिक के हाइपोटोनिक? जो सराउंडिंग सोल्यूशन है इट इज हाइपोटोनिक के हाइपरटोनिक? यस, इट इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक है इसलिए ही तो स्वेलअप होता है। तो ये याद रखना, जब भी हाइपोटोनिक होता है तो स्वेलअप हो जाता है सेल, एंड जब भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है तो तब श्रिंक हो जाता है सेल। ठीक है, तो हाइपोटोनिक में स्वेलअप, हाइपरटोनिक में श्रिंक, बस इतना हमें याद रखना है। Which of these is not related to endoplasmic reticulum? फिर से आपको पूछा है not related, सही नहीं है ER के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। Okay, which of these is not related to ER? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है? इट बिहेव्स एज अ ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. It transports material between various regions in cytoplasm. It can be the site of energy generation. It can be the site for some biochemical activities. तो आंसर क्या रहना चाहिए? बहुत ही बढ़िया, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड, तो इसमें एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में जो गिवन है वो नॉट रिलेटेड है। तो एनर्जी प्रोडक्शन का फंक्शन कौन कर रहा है? अगर ईआर नहीं कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कर रहा है, आप लोग बोल रहे हो, तो कौन कर रहा है? विच सेल ऑर्गेनल, विच सेल ऑर्गेनल इज डूइंग इट? विद सेल ऑर्गेनल? माइटोकॉन्ड्रिया, यस। तो एनर्जी प्रोडक्शन का हमेशा काम रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्या फर्क है? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है, अगर ये प्रॉपर मेम्ब्रेन के अंदर हो तो उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक, क्योंकि ये प्रॉपर मेम्ब्रेन के अंदर है। पर अगर ये प्रॉपर मेम्ब्रेन के अंदर ना हो, सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। एंड ये न्यूक्लियोलस, सॉरी न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, माय बैड, न्यूक्लियोइड, राइट। प्रोकैरियोटिक सेल की ये निशानी होती है, दैट इज न्यूक्लियोइड, प्रोकैरियोटिक सेल। एंड न्यूक्लियोलस क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा गोला रहता है, दैट इज न्यूक्लियोलस। तो आंसर क्या आना चाहिए? यस, आंसर आना चाहिए न्यूक्लियोइड, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में रहता है। कोई बता सकता है एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? बिकॉज एग्जाम में आपको एग्जाम्पल पूछते हैं ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिखकर आ जाएंगे इन द प्रोकैरियोटिक सेल।
क्या सभी बच्चों ने लाइक कर दिया सेशन को? विच ऑफ दीज आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन? देखो मैंने आप लोगों को 3 ऐसे ऑर्गेनल्स लिखवाए थे जिसका डबल मेम्ब्रेन है, बाकी सारे जो भी है वो आ जाएंगे इन द सिंगल मेम्ब्रेन। तो सिंगल मेम्ब्रेन में क्या क्या आएगा? सिंगल मेम्ब्रेन में क्या क्या आएगा? बहुत ही बढ़िया, सिंगल मेम्ब्रेन में आएगा दूसरा सब। एंड डबल मेम्ब्रेन में मुझे 3 ऑर्गेनल्स बताइए जो डबल मेम्ब्रेन रहते हैं, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स। सबसे नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, नोटबुक में लिख दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड हमारा प्लास्टिड्स या तो क्लोरोप्लास्ट। एंड थर्ड द मेन न्यूक्लियस। ये 3 याद रखनी है आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल मेम्ब्रेन? तो सिंगल मेम्ब्रेन में देखो ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन में आता है। वैक्यूल, लाइसोसोम, दोनों के दोनों सिंगल मेम्ब्रेन है। तो आंसर शुड बी ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। द प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम ये दोनों चीजों के बारे में बहुत बात करते हैं, दैट इज प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन कौन बना रहा है? RER। लिपिड कौन बना रहा है? SER। इसका मतलब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल जो कि कर रहा है प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस ऑफ द सेल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिलेक्ट द ऑड मैन आउट। ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। Select the odd man out. The movement of water across a semi-permeable membrane is affected by the amount of substance dissolved in it. Membrane are made up of organic molecules like protein and lipids. Molecules soluble in organic solvents can easily pass through the membrane. Plasma membrane contain chitin sugar in plants. Chitin sugar in plants बोला है, राइट है? Odd man out. The movement of water across a semi-permeable membrane is affected by the amount of substances dissolved in it. ये तो राइट है। फिर molecules are made up of organic molecules. Membranes are made up of organic molecules like protein and lipid. ये भी राइट है। Soluble in organic solvents can easily pass through the membrane. Organic solvents. Plasma membrane contain chitin sugar in plants. अब ये सब में से सी तो मुझे रॉन्ग लग रहा है, तो आंसर तो सी होना चाहिए, बिकॉज इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो पास ऑन हो रहा है वो थोड़ा सा रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
यस भैया, स्पैम मत करो भैया, नहीं तो आप ब्लॉक हो जाओगे। Multicellular organisms have higher survival rate than unicellular organisms. Reason: in multicellular organisms, dead cells are replaced by new cells. अब इसमें देखिए मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर में क्या डिफरेंस रहता है। मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स होंगे, राइट, नाम से ही समझिए ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी मतलब क्या, बहुत सारे सेल्स से बना हुआ, इसके अंदर बहुत 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 सारे सेल्स होंगे, और ये सारे के सारे सेल्स में से अगर बाई चांस एक सेल ये हो गया, गंदा हो गया, तो क्या होना चाहिए, इसको रिप्लेस कर देंगे बाय न्यू सेल। बट यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं है, यूनि मतलब एक, तो इसका पूरा बॉडी ही एक ही सेल से बना है, राइट। जैसे अमीबा, तो अमीबा का एक ही सेल है, वो एक ही सेल से बना है, तो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई दे सर्वाइव मोर। Lysosomes are known as suicidal bags of the cells. Lysosome contain powerful enzymes capable of breaking down all organic material. Lysosomes को हम लोग सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि सुसाइड बैग्स में जैसे ही वो फटेगा तो वो खुद तो मरेगा, साथ साथ में दूसरे जो भी इन्फेक्टेड सेल्स है उसको भी मारेगा। सो दैट इज वाई इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स सही है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। आंसर अगेन विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आ चुके हैं बच्चों, दैट इज सेक्शन बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर। In biology practical class, the teacher asked Renuka and Sahil to keep the onion peel and RBC in two different beakers of hypotonic solution. Renuka noticed that the onion peel swelled while Sahil witnessed the RBCs explode quickly. ऐसा क्यों? Why did this happen? अब इसमें क्या किया, ये लोग ने एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे ऑनियन पील लिया और आरबीसी लिया और दोनों को हाइपोटोनिक में डाल दिया, दोनों को हाइपोटोनिक में डाल दिया, तो जो अनियन पील है वो स्वेलअप हो गया। ऑब्वियसली हाइपोटोनिक में डाला है तो स्वेलअप तो होना चाहिए, पर इसमें क्या हुआ, इसमें स्वेलअप होके एक्सप्लोड भी हो गया आरबीसी। तो ये आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, दोनों ही सेल्स है और दोनों को ही मैंने हाइपोटोनिक में डाला, तो एक अभी भी सरवाइव क्यों कर रहा है स्वेलअप होकर, एंड दूसरा स्वेलअप होकर डायरेक्ट एक्सप्लोड क्यों हो गया। दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है बच्चों, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर एक बच्चे ने एकदम ये बोल दिया है, पूरा खत्म कर दिया इसका एक्सप्लेनेशन, कि ये जो अनियन पील है, ये अनियन पील एक प्लांट सेल है, क्योंकि अनियन प्लांट है, तो अनियन पील जो होगा दैट विल कंटेन अ प्लांट सेल। वेराज अगर मैं बात करूं आरबीसी की, तो रेड ब्लड सेल एनिमल सेल है कि नहीं, ये एक एनिमल सेल है। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फर्क रहता है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है, राइट, सेल वॉल नहीं होता है। अब ये जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल को पूरा का पूरा रप्चर होने से बचाएगा, एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको रोक कर रखे कि तू एक्सप्लोड मत होना, राइट, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको एक्सप्लोड ना होने से बचा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। पर इसमें क्या है, इसमें डायरेक्टली खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, देयर इज नो सेल वॉल, राइट, देयर इज नो सेल वॉल, एंड इसलिए इसको कोई बचाने वाला नहीं है। डायरेक्टली वो स्वेलअप तो हुआ पर वो एक्सप्लोड तुरंत ही हो गया, तो ये दोनों के दोनों स्वेल हुए, पर स्वेल होकर ये एक्सप्लोड हो गया, डायरेक्ट फट गया,
बिकॉज इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ज्यादा प्रेशर नहीं रोक सकता है, सेल वॉल ज्यादा प्रेशर रोक सकता है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, वो डायरेक्टली फट जाएगा। पर इसमें ये अगर फट भी गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट भी गया, तो भी सेल वॉल है उसको इंटैक्ट रखने के लिए। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस, जहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल रप्चर हो जाती है, पर पूरा का पूरा सेल रप्चर नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इन द प्लांट सेल। तो यही दोनों में रीजन है, इसके पास सेल वॉल है इसलिए, एंड इसके पास सेल वॉल नहीं है इसलिए वो एक्सप्लोड हो गया। ये सिर्फ स्वेल अप रहा। समझ में आई ये बात? ये केस बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया लेवल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। Name two organelles in plant cell that contain their own genetic material and ribosome. दोनों ऑर्गेनल्स के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम्स है। दो सेल ऑर्गेनल्स जो प्लांट सेल के पास है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगर हम प्लांट सेल का पूछ रहे हैं, तो प्लांट सेल में ऑब्वियसली पहले तो उसका प्लास्टिड का या तो क्लोरोप्लास्ट का जिक्र करेंगे, बिकॉज प्लांट्स है तो प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट तो रहेगा ही, राइट। तो वो सबसे बड़ा ये चीज रहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया है एंड क्लोरोप्लास्ट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड लिख सकते हो। ये दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन है, खुद का जेनेटिक मटेरियल है, खुद के राइबोसोम्स है, एंड खुद के प्रोटीन्स ये लोग बना सकते हैं। If you are provided with some vegetable to cook, you generally add salt into vegetable during the cooking process. After adding salt, vegetables release water. ये क्या मैकेनिज्म हो रहा है? अब आप लोगों ने ये छोड़ो, क्वेश्चन को छोड़ो, आप लोगों ने कभी सैलेड लेकर गए हो कभी टिफिन में, और सैलेड या फ्रूट कोई भी, वाटरमेलन समझ लो, तो पहले सैलेड के अंदर फॉर एग्जांपल काकड़ी टमाटर आप लोगों ने लेके गए टिफिन में, पर जैसे ही आप सॉल्ट डालते हो तो उसके अंदर का पानी बाहर आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? सब्जियों में से भी जैसे ही आप सॉल्ट डालोगे पानी बाहर आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ, यस, बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस। एंड दूसरी चीज, इसमें एक तरीके का हाइपरटोनिक सोल्यूशन रिलीज हो रहा है। तो जब भी हम लोग सॉल्ट डालते हैं तो सॉल्ट क्रिएट्स एन एनवायरमेंट जिसमें जो भी ककड़ी के अंदर पानी है या टमाटर के अंदर पानी है या कोई फ्रूट के अंदर पानी है, वो सारा का सारा पानी बाहर आ जाता है, जिससे वो सेल्स हो जाते हैं श्रिंक, राइट। तो जैसे ही हम सॉल्ट डालते हैं, ये सॉल्ट एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्रिएट करेंगे। ये सॉल्ट क्या कर रहे हैं? एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्रिएट करेंगे, एंड ये हाइपरटोनिक होने की वजह से पूरा का पूरा जो वातावरण है उसमें सारे के सारे सेल्स श्रिंक हो जाएंगे। सेल्स विल श्रिंक, एंड जैसे ही सेल्स श्रिंक होते हैं तो पानी उनके अंदर का निकलने लगता है, राइट। वाटर गोज आउट, एंड इसलिए ये रिलीज करते हैं पानी। व्हाट मैकेनिज्म? तो इसमें यही है, ऑस्मोसिस लिखकर आ जाएंगे। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Apical meristem is a type of tissues that help plants to grow in length. अब ये टिश्यूज चैप्टर का है ज्यादातर की। टिश्यूज चैप्टर के भी इंपॉर्टेंस बताऊंगी ना मैंने आपको कहा तो कि मैं पूरा ही चैप्टर वाइज करवा रही हूँ। तो टिश्यूज चैप्टर हम लोग का नेक्स्ट उसमें है, नेक्स्ट वीक में है। अपाइकल मेरिस्टेम, what was Tina trying to find out shoot tubes through this experiment?
शी वॉज ट्राइंग टू नो, शी वॉज ट्राइंग टू नो कि ग्रोथ एक्चुअली कैसे होती है अपाइकल मेरिस्टेम की। तो टिश्यूज चैप्टर में हम लोगों ने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे पहले है अपाइकल, फिर लैटरल, फिर इंटर कैलरी। अपाइकल, लैटरल, इंटर कैलरी, ठीक है। तो अपाइकल मेरिस्टेम मतलब क्या कि जब भी वो एकदम टिप में रहता है, तो अपाइकल मेरिस्टेम शूट टिप्स एंड रूट टिप्स में रहता है। कहाँ पे रहता है? शूट टिप्स एंड रूट टिप्स। फिर लैटरल मेरिस्टेम लैटरल साइड्स में रहता है, जिससे गर्थ बड़ी होती है ये प्लांट की या ट्री की, मतलब ऐसा ऐसा वो चौड़ाई में बड़ा होता है। एंड इंटर कैलरी मतलब वो इंटरनोड्स के यहाँ पर रहता है, जैसे इंटरनोडल स्पेस बढ़ाता है। अब क्योंकि ये शूट टिप्स एंड रूट टिप्स में अपाइकल मेरिस्टेम, तो इसका मतलब है कि अगर आप प्लांट के टिप्स को हटा दो ना, कट कर दो, तो प्लांट का वहां पे ग्रोथ नहीं होने वाला है। जैसे कि अगर मैं ये मैंने प्लांट बनाया, ठीक है, अब ये जो टिप्स है, ये सब जो टिप्स है, ये टिप हो गया, फिर ये टिप हो गया, फिर ये टिप हो गया, ये टिप हो गया, ये टिप हो गया, ये सब टिप्स आ गए, दिखाई दे रहा है ना। फिर ये वाला जो यहाँ पर टिप हो गया, ये टिप्स हो गए। अगर मैं ये टिप्स को काट दूं कैंची से, तो वो जगह पे नहीं होगा ग्रोथ बाय द अपाइकल मेरिस्टेम। तो इसलिए इसने दो ऐसे केसेस किए, एक में इसने कट कर दिया और एक में इसने नहीं किया। तो जहां पे उसने नहीं किया वहां से और ग्रोथ हो रही है, वहां से लीव्स हो रहा है, वहां से स्टेम उग रहा है। पर जहां पे उसने कट किया है वहां पे स्टॉप हो गया, मतलब वो जैसा था वैसा ही है, जरा भी बड़ा नहीं हुआ वो। तो इसमें हम लोग अपाइकल मेरिस्टेम का ग्रोथ चेक कर रहे हैं। Why does the skin of your finger shrink when you wash clothes after for long time? अगर आप ज्यादातर की पानी में रहते हो, ठीक है, अब आप नहाने गए हो, 1 घंटा तक खाली नहा ही रहे हो, वॉशरूम में ही पड़े हो, तो उसके बाद में हम लोग के फिंगर्स कैसे हो जाते हैं, वो लाइन लाइन वाले। ऐसा क्यों हो रहा है? पूरा का पूरा मतलब ऐसा लगता है कि पानी जो है ना स्किन का वो सारा बाहर आ गया है। कैसा हो जाता है हम लोग का स्किन? एकदम सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो हम लोग के फिंगर जैसे श्रिंक क्यों हो जाते हैं? सारा का सारा पानी ऐसे लगता है कि बाहर ही आ गया, ऐसा श्रिंक क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑस्मोसिस होता है, राइट, ऑस्मोसिस होता है। बहुत टाइम तक हम लोग पानी में रहेंगे, खाली नहाते रहेंगे हम लोग 1 घंटे तक, तो क्या होगा? जो भी पानी हम लोग नहा रहे हैं वो बार बार फिंगर्स में लग रहा है, तो जो भी हम लोग का स्किन का पानी है वो बाहर निकल जाता है, सेल्स श्रिंक, सारे फिंगर के जो सेल्स है वो श्रिंक हो जाते हैं और सारा का सारा पानी ऐसे बाहर आ जाता है फॉर टेम्पररी टाइम। लास्ट सेक्शन ऑफ द डे ऑफ द सेशन, दैट इज गिव रीजन, सेक्शन सी। ये सेशन होने के बाद में ट्विस्ट रिवील करने वाली हूं मैं, बहुत मजा आएगा आप लोग को। आर यू गाइस रेडी? आप लोग का फेवरेट चीज है वो, सरप्राइज मैंने प्लान किया है, किसी को भी नहीं बताया मैंने, ठीक है, डायरेक्टली मैं ऐसे टेन टेन ऐसे मैं सरप्राइज रिवील करने वाली हूँ। खाली हम लोग ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते पहले। सेक्शन सी, गिव रीजन। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसा क्यों हम लोग कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन है, क्वेश्चन में आता है।
माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज ऐसा क्या ये प्रोड्यूस करता है? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है ये? एटीपी प्रोडक्शन करता है। एंड एटीपी प्रोडक्शन क्यों करता है? बिकॉज इसमें एक प्रोसेस चलती है दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एंड ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एटीपी प्रोडक्शन होता है। एंड एटीपी इज व्हाट? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एनर्जी करेंसी अगर ये बना रहा है पूरे सेल को, जो भी एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया से लो। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक तरीके का बैंक है, वहां पे जाना है और एटीपी लेना है। तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एंड इसलिए इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जिसको भी एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया भैया के पास जाते हैं। वैक्यूल्स आर एक्टिंग एज अ स्टोरेज सैक्स। स्टोरेज होता है कि नहीं होता है? हाँ जी होता है, स्टोरेज होता है। ये जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स फ्रिज जैसा आप समझो। किचन में जो फ्रिज होता है, फ्रिज कैसा, जो भी नहीं चाहिए हाँ ठीक है रख देते, अभी के लिए तो फ्रिज में रख देते, फिर देखा जाएगा। तो जो हम लोग स्टोर करते हैं दैट इज फ्रिज। तो स्टोरेज क्या क्या होता है वैक्यूल्स के अंदर? सब चीजों का स्टोरेज होता है। खाने का स्टोरेज होता है, यस, फूड का स्टोरेज होता है, फिर गैस का स्टोरेज होता है, इसके अंदर गैसेस भी स्टोर होते हैं, फिर इसके अंदर जो स्टार्च है, ऑयल्स है, ये सब भी स्टोर होते हैं, फिर इसके अंदर वेस्ट भी स्टोर होते हैं, वेस्ट भी स्टोर होते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये इतनी सारी चीजें स्टोर कर रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूल्स आर एक्टिंग एज अ स्टोरेज सैक। एंड ये तो बच्चों ये गिव रीजन के बिना अगर आपका पेपर बन जाता है तो वो पेपर ही नहीं है ना। ये गिव रीजन के बिना पेपर पेपर ही नहीं बनेगा। तो लाइसोसोम्स आर सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। स्क्रीनशॉट क्यों लेना है? नोटबुक में लिखो ना, मैं इसलिए तो इतना फास्ट नहीं करवा रही हूँ। मैम सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए एटीपी बनता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन करते हुए एटीपी बनाता है? हाँ बनाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ओनली टू मेक एटीपी। तो ये जो रेस्पिरेशन है ना, ये रेस्पिरेशन करते ही हम लोग इसलिए है बिकॉज वी वांट एनर्जी। तो रेस्पिरेशन इज समथिंग विच वी ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो जब सेल में होता है तो दैट इज हैपनिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बिकॉज लाइसोसोम्स जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस है, जो भी बैक्टीरिया या कोई ऐसा वायरस घुस गया हमारे सेल में, तो वो हमेशा ऐसे पहरेदारी करता है, सेल के अंदर ऐसा घूमता रहता है कि कोई ऐसे बाहर का तो नहीं आ गया ना, कोई बाहर का तो नहीं आ गया ना। जैसे ही उसको दिखेगा कि ये तो बाहर का है तो फिर क्या करेगा वो उसके पास जाएगा, ठीक है। और वो बैक्टीरिया को तो नहीं पता कि ये तो मुझे मारने वाला है, उसके अंदर बॉम्ब है ये लाइसोसोम के अंदर। तो लाइसोसोम अपना ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा, और बॉम्ब ब्लास्ट करने से उसको पता है कि मैं खुद मर जाऊंगा, पर तो भी वो इतना लॉयल है उसके सेल के लिए कि वो खुद को भी मार देता है, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स, क्योंकि उसको खुद की नहीं पड़ी है, उसको सेल की पड़ी है कि अगर मैं यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करूंगा तो फिर ये जो बैक्टीरिया ये पूरे सेल को इन्फेक्ट कर देगा। इससे अच्छा है मैं चलेगा, मैं मर जाऊंगा चलेगा, पर ये बैक्टीरिया को मैं मारने नहीं दूंगा। एंड ये उस हद तक भी चले जाता है कि अगर उसको पूरे सेल को भी बॉम्ब ब्लास्ट करना हो तो भी वो कर देगा, बिकॉज इट डजंट वांट अदर सेल्स टू गेट इन्फेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेल इन्फेक्ट हो गया तो ये वायरस और बैक्टीरिया लोग कैसे करते हैं, ये इसको कर देगा इन्फेक्ट, फिर इसके बाद में ये इसके पास जंप करेगा, फिर इसके बाद में इसके पास जंप करेगा। तो लाइसोसोम क्या सोचता है, चलो मैं यही पूरे सेल को मार देता हूँ,
तो ये आगे इन्फेक्शन और फैलेगा नहीं. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स. राइट, 2 पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रीजन ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड एनिमल सेल. क्या डिफरेंस है बच्चों? अगर मैं बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियर रीजन बोलूं एंड एनिमल सेल का, तो क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस क्या है? दोनों के सेल टाइप ही अलग है. एक अलग सेल टाइप का है, दूसरा अलग सेल टाइप का है. सेल टाइप बताओ. बैक्टीरियल सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सेल. मैम जल्दी सरप्राइज रिवील करो. अरे करूंगी ना, ये सेशन के बाद में, मतलब यही सेशन में, पर हम लोग जब ब्रेक लेंगे, अभी बीच में 10 मिनट के बाद में ब्रेक लेंगे, तब मैं ये सरप्राइज रिवील करूंगी और आप लोग तो एकदम खुश हो जाओगे. बहुत मजा आएगा. सेशन एंड नहीं हो रहा है, सेशन 6 बजे तक है. इसका बोलो. यस, ये जो बैक्टीरियल सेल वाला है, इट इज प्रोकैरियोटिक सेल. बैक्टीरियल सेल इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. Animal cell is a eukaryotic cell. So basically you are asked prokaryotic cell versus eukaryotic cell. तो prokaryotic cell में क्या होता है? prokaryotic cell में न्यूक्लियोइड होता है. क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है. न्यूक्लियोइड रीजन होता है. एंड यूकैरियोटिक में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है. राइट, प्रोकैरियोटिक सेल्स काफी छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स थोड़े से बड़े होते हैं. इनके पास एक ही क्रोमोसोम रहता है. राइट, मतलब इनके पास एक ही क्रोमोसोम है, इनके पास सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है. एंड लास्ट में एग्जांपल लिख लेना है, ये एनिमल सेल, प्लांट सेल, एंड इसमें बैक्टीरियल सेल. Which structure presents in the nuclear region of a living cell bear genes? Which structure present in the nuclear region of a living cell bear genes? Genes किसके अंदर होता है? Genes. Genes क्या है? Gene is a fragment of कल टेस्ट है, हो जाएगा. टेस्ट है तो क्या हो गया? इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ, यस, डीएनए. अब डीएनए एक बहुत लंबा मॉलिक्यूल है, 2.2 मीटर लंबा. उसका एक खाली हिस्सा बोल रही हूँ, एक हिस्से को हम कहते हैं जीन. राइट, तो जीन क्या है? जीन विच स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर रीजन. तो विच स्ट्रक्चर? इट इज द डीएनए. डीएनए का ही पार्ट है जो कि जीन्स बेयर करता है. तो डीएनए का पार्ट है, डीएनए का फ्रेगमेंट है. हाउ डज अमीबा टेक्स इट्स फूड? अमीबा खाना कैसे खाता है? कैसे खाता है खाना? यहाँ पे जो आईडी एक्सचेंज कर रहे हैं आप लोग ना, दूसरे प्लेटफॉर्म में जाओ प्लीज. ठीक है, ये तो वेदांतु है, ये शादी.com तो है नहीं. और हम लोग बाल विवाह के सख्त अगेंस्ट है. अगर आप थोड़े बड़े भी होते तो मैं खुद आपकी सेटिंग करवा देती. ठीक है, बट यहाँ पे नहीं हो सकता यार. 9th स्टैंडर्ड में अगर शादी करोगे तो कैसे लगोगे? मैं तो इमेजिन करने से ही मुझे तो कुछ हो रहा है. बाल विवाह, एकदम अल्ट्रा बाल विवाह हो गया है. तो अमीबा कैसे खाना खाता है? अमीबा सुडोपोडिया से खाना खाता है. राइट, अमीबा क्या है? इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एक ही सेल है इसके अंदर, एक ही सेल है, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बना है पूरा का पूरा. तो ये अपने सूडोपोडिया को एकदम ऐसा खोल देता है. जैसे ही उसको खाना मिलता है तो वो उसके सूडोपोडिया के से खोल देता है और सूडोपोडिया से वो
झपेट लेता है वो खाने को, एंड वो खाना अंदर चला जाता है, और जब वो खाना अंदर चला जाता है तो वो एक फूड वैक्यूल वाला स्ट्रक्चर बना लेता है। दिस इज अ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल मतलब ये इसी के सूडोपोडिया से ना एक तरीके का ऐसा होल बना लेता है, तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालकर इसको डाइजेस्ट कर लेता है। सेक्शन डी चालू हो चुका है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल एंड लेबल द पार्ट इन विच हैव सिस्टरने लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड synthesis. So in this particular section, be ready for this section. In this you have to tell me rapidly. Rapid fire round शुरू हो चुका है because इसमें हर एक स्ट्रक्चर को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल का फीचर्स है। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया है हैव सिस्टरने। सिस्टरने किसके पास रहता है? सिस्टरने। सिस्टरने याद आ रहा है कुछ? जीन्स की डेफिनेशन फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। स्पैम बंद करो। माइटोकॉन्ड्रिया वो तो क्रिस्टे है। सिस्टर ने याद करो, सिस्टर ने। सारे बच्चे आई वॉन्ट एवरीवन फिर से गलत कर रहे हो। क्रिस्टे और सिस्टर ने में फर्क है, इसमें सिस्टर ने बोला है। सारे बच्चे, एक बकरी ने मैं किया तो सारे बकरी ने मैं किया। एक बच्चे ने बोला माइटोकॉन्ड्रिया तो सारे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। अरे भाई सिस्टर ने किसके पास रहता है? हाँ, सिर्फ एक ही बच्चे ने राइट बोला है, दैट इज गोल्गी। एक ही बच्चे ने राइट बोला है, दैट इज गोल्गी। बाप रे, आप लोग टेक्स्ट बुक खोलो तो थोड़ा, और गोल्गी वाले में जाओ, वहां पे सिस्टर ने दिख रहा है, सिस्टर ने दिख रहा है। थोड़ा टेक्स्ट बुक खोलो, थोड़ा टेक्स्ट बुक खोलो, उसका जो डायग्राम दिया है गोल्गी का उसमें भी लिखा है सिस्टर ने। पैराग्राफ में जाओ, उसमें भी लिखा है सिस्टर ने। तो सिस्टर ने किसके पास रहता है? गोल्गी के पास रहता है। तो सिस्टर ने लाइक स्ट्रक्चर्स गोल्गी। डैश इज अ प्लेस वेयर मोस्ट बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर। बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर। फिर पैकेजेस एंड डिलीवर्स, ये भी एकदम इजी इजी है। फिर एक्ट्स एज अ किचन ऑफ द सेल, ये भी इजी है। ऑल्सो डिफ्रेंशिएट दिस सेल फ्रॉम अ, ये ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, ये सब कुछ इजी है। अभी बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है, मतलब सेल्यूलर रिएक्शंस कहाँ पर होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, यहाँ पे बायोकेमिकल बोला है। साइटोप्लाज्म सही है, साइटोप्लाज्म सही है। सेकंड का साइटोप्लाज्म सही है। नेक्स्ट, पैकेजेस एंड डिलीवर। यार इसमें तो आपका रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए। पैकेजिंग, डिलीवरी। पैकेजिंग मस्त ऐसा बॉक्स में सेलो टेप डाल के उसको ऐसे भेजता है, तो सेलो टेप डालने का काम किसका रहता है? ये तो मैंने आप लोग को बहुत बार बोला है। सेलो टेप डाल के ऐसा पैकेजिंग करके भेजता है। पैकेजिंग एंड डिलीवरी। अगेन द आंसर इज गोल्गी, दैट इज करेक्ट। पैकेजिंग किसका काम है? फिर से गोल्गी। पैकेजेस एंड डिलीवर्स। फिर एक्ट्स एज अ किचन ऑफ द सेल। किचन मतलब जहाँ पे खाना बने। अभी एनिमल सेल्स तो खुद का खाना बनाते ही नहीं है,
हम लोग तो डायरेक्टली स्विगी जोमेटो करते हैं, राइट? हम लोग को भूख लगता है तो हम लोग तो स्विगी जोमेटो करते हैं। रात के 3 बजे अगर भूख लगेगा तो स्विगी जोमेटो होगा, पास्ता, नूडल्स, है ना, फ्राइड राइस, ये सब। पर अगर मान लो रात के 3 बजे प्लांट को भूख लगेगा तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा बच्चों? वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना जो खुद बनाया उसने सुबह के टाइम पे, वो उसको खा लेगा चुपचाप। तो खुद के सेल्स जब खुद खाना बना लेते हैं, दैट हैपेंस इन द क्लोरोप्लास्ट। तो एक्ट एज अ किचन ऑफ द सेल, इट इज क्लोरोप्लास्ट। Differentiate this cell from an animal cell based on outer membranes. outer membranes कौन है? किसके पास है आउटर मेम्ब्रेन? एंड क्या नाम है उसका? आउटर मेम्ब्रेन का नाम है, हाँ, आउटर मेम्ब्रेन का नाम है सेल वॉल। दैट इज करेक्ट। सेल वॉल, दैट इज करेक्ट। आउटर मेम्ब्रेन है सेल वॉल। प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स, एनिमल सेल। सेक्शन ई चालू हो चुका है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। चलिए क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। अच्छा ओके, इसमें आपको डायग्राम भी दे रखा है ऑफ द प्लांट सेल। सो बेसिकली आपको प्लांट सेल के बारे में ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे। नेम एनी 5 सेल ऑर्गेनल्स। नेम एनी 5 सेल ऑर्गेनल्स। कोई भी 5 सेल ऑर्गेनल्स का नाम बता दो। ये तो आपको डायग्राम देखने का जरूरत नहीं है, आप खुद से अपने हिसाब से कोई भी 5 सेल ऑर्गेनल्स का नाम बता दो। हम्म, 5 सेल ऑर्गेनल में आप माइटोकॉन्ड्रिया लिख दो, फिर गोल्गी लिख दो, प्लास्टिड्स लिख दो, न्यूक्लियस लिख दो, ईआर लिख दो, हो गया ना? तो ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। नेम द जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल्स। जेली लाइक फ्लूइड, एवरीवन एवरीवन। सेकंड का आंसर क्या रहेगा? जेली लाइक फ्लूइड का आंसर पूछा है। व्हाट इज द जेली लाइक फ्लूइड इन द सेल? स्विमिंग पूल ऑफ द सेल। क्या होता है स्विमिंग पूल ऑफ द सेल? साइटोप्लाज्म। बहुत ही बढ़िया। स्विमिंग पूल ऑफ द सेल इज साइटोप्लाज्म। What name is given to the functional segments of DNA? What is the function of these functional segments? Functional segments of DNA. DNA जो है, this molecule has a functional segment, जिससे कुछ तो हमको मिलता है। That is, this is DNA, right? ये DNA में एक फंक्शनल सेगमेंट होता है, दिस इज जीन। अगर मैं ये पूरे डीएनए में से एक टुकड़ा काट लूं, दैट फ्रैगमेंट विल बी कॉल्ड एज जीन। ये जीन आगे जाके कोड करते हैं फॉर प्रोटीन्स, राइट? एंड ये प्रोटीन्स हो सकते हैं हॉर्मोन्स, ये प्रोटीन्स हो सकते हैं सिर्फ प्रोटीन्स, या ये सिर्फ हो सकते हैं एंजाइम्स। तो कोई भी प्रोटीन इन नेचर जो भी होगा वो बना सकता है हार्मोन, एंजाइम। प्रोटीन्स बेसिकली बना सकते हैं दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन। सो जीन्स ऑलवेज कोड फॉर एनी प्रोटीन। अभी नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। गोल्गी के बारे में ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। लेट्स चेक क्या पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पर ये एक गोल्गी अपैरेटस है, एंड ये गोल्गी, ये डायग्राम में क्या लिखा है?
ये हम लोग देख रहे हैं। तो गोल्गी यहाँ पे बनाया हुआ है एंड गोल्गी लाइसोसोम बना रहा है, गोल्गी से ऐसे लाइसोसोम का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये डायग्राम में दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। विच व्हाट विल हैपन इफ द ऑर्गेनेल शोन अबव इज रिमूव्ड। अगर मैं गोल्गी को, हाँ अगर मैं लाइसोसोम को, सॉरी यहाँ पे जो डायग्राम में दिया है दैट इज लाइसोसोम, तो अगर ये लाइसोसोम मैं हटा दूं सेल के अंदर से तो क्या हो जाएगा, कुछ होगा क्या सेल को? अगर मैं लाइसोसोम हटा दूं तो कुछ होने वाला है? लाइसोसोम को अगर हम हटा देंगे, दैट्स करेक्ट, अगर हम लाइसोसोम्स को हटा देंगे सेल में से तो जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस है या जो ऐसी चीजें हैं जो सेल को खराब कर सकता है वो सारे आ जाएंगे। तो लाइसोसोम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेम द सेल ऑर्गेनेल व्हिच हैज क्रिस्टे एंड सिस्टर्ने। अब देखो दो चीजें हैं जो आपको हमेशा कंफ्यूज करता है, क्रिस्टे और दूसरा होता है सिस्टर्ने। क्रिस्टे किसके पास है और सिस्टर्ने किसके पास है? दोनों का मुझे आंसर दीजिए। क्रिस्टे किसके पास है एंड सिस्टर्ने किसके पास है? सिस्टर्ने का मैंने आपको जस्ट बताया था, अभी 2-3 स्लाइड्स पहले ही सिस्टर्ने के ऊपर क्वेश्चन था। तो सिस्टर्ने किसके पास है और क्रिस्टे किसके पास है? यस, बहुत ही बढ़िया। क्रिस्टे जो है, क्रिस्टे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास है एंड सिस्टर ने गोल्गी के पास है। तो क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया एंड सिस्टर ने गोल्गी। What is the importance of the cell sap present in the vacuoles of plant cell? Name the importance of the cell sap. Cell sap का importance present in the vacuoles of the plant cell. अभी plant cell के अंदर जो vacuole है वो vacuole का क्या function है? अब देखो प्लांट सेल जो होते हैं वो प्लांट सेल का जो वैक्यूल है इट प्रोवाइड्स द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। टर्गर प्रेशर बेसिकली देते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि जब जब वैक्यूल्स आएगा तब आपको ये समझना है कि इसमें टर्जिडिटी दे रहा है, टर्जिडिटी दे रहा है। अब प्लांट्स को तूफान हो, बारिश हो या ज्यादा हवा चल रही हो तो भी उसको वही प्लेस में रहना ही है, इट इज कंपल्सरी। हम लोग जैसा नहीं कि ज्यादा हवा आ रहा है या ज्यादा ठंड लग रही है तो हम लोग तो चले जाते हैं वो प्लेस से, पर प्लांट्स को तो वहीं पे रहना है। दीज आर स्टेशनरी, सो इसलिए दे शुड हैव समथिंग जिससे वो एकदम टर्गर प्रेशर मेंटेन कर सके, टर्जिडिटी मेंटेन कर सके, एंड दैट हैपेंस थ्रू वैक्यूल। तो वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा होता है। आप प्लांट सेल का फोटो देखोगे तो आपको न्यूक्लियस भी साइड में मिलेगा पर वैक्यूल इतना बड़ा मिलेगा। तो वैक्यूल के अंदर जो सेल सैप है उसका क्या फंक्शन है कि उसका जो टर्जिडिटी है वो मेंटेन रहे, राइट। अगर टर्गर प्रेशर नहीं हुआ तो फिर प्लांट सेल ऐसे बहुत ही वीक हो जाएंगे, मतलब ऐसे जरा सा भी हवा आएगा तो प्लांट ऐसे गिर जाएगा, पर ऐसा नहीं गिरता बिकॉज टर्जिडिटी मेंटेन्ड है बिकॉज ऑफ द सेल सैप। एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। पर अभी तक सेशन खत्म नहीं हुआ है, आई टेल यू व्हाई।